सर्वप्रथम मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज जो वाम से का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन है उसका प्रथम जो सत्र है उस समापन की तरफ है। आप लोगों ने हमारे तीनों बुद्धिजीवी जो प्रोफेसर भी हैं उनकी बातों को सुना और सब लोगों ने विषय लगभग मुझे लगता है क्लियर कर दिया है। तो मुझे थोड़ा सा अपनी बात जो है इस पे रखूँगा। साथियों, जो ये विषय है वो बड़ा विस्तृत विषय है, पूरा इसमें आंदोलन ले लिया गया है क्योंकि मूल निवासी बहुजन आंदोलन शब्द इस विषय में आया है। तो मूल निवासी बहुजन आंदोलन क्या है ये मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर विनोद आर्या जी और डॉक्टर रमाकांत ठाकुर सर इन लोगों ने ये बात अपनी स्पष्ट कर दी है। और जो दूसरा इसमें टॉपिक है क्रिया और प्रतिक्रिया कि मूल निवासी बहुजन आंदोलन में क्या क्रिया हो रही है, क्रिया हमारी तरफ से हो रही है तो प्रतिक्रिया जो है हमारा जो एनिमी है उसकी तरफ से हो रही है। तो क्या क्रिया और क्या प्रतिक्रिया हो रही है, पूरा जो हिस्ट्री है वो हमारे विद्वानों ने रख दिया है। और जो तीसरा की जो इसका प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध क्या है, मतलब इसमें हमारे जो मूल निवासी बहुजन आंदोलन में क्या बाधाएं हैं, ये टॉपिक है। और बुद्धिजीवियों की भूमिका कि इंटेलेक्चुअल्स की क्या जो है उसमें भूमिका है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अगर आप विषय की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें मूल निवासी बहुजन पहचान, लोकतांत्रिक प्रणाली, संविधानवाद, ये जो नए शब्द आए हैं, क्योंकि जो 5 शब्द वाम से बहुत दिनों से समाज में स्थापित कर रहा है उसमें पहला जो शब्द है वो व्यवस्था परिवर्तन का, कि वाम से हमेशा से चाहे जो भी आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि वाम से जो है व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चला रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन के शब्द को वाम से ने बहुत दिन से स्थापित किया है। और दूसरा जो शब्द है वो है फूले अम्बेडकरी विचारधारा, कि बहुत से लोग केवल अम्बेडकर की विचारधारा का जिक्र करते हैं, लेकिन वाम से जो विचारधारा प्रोपेगेट कर रहा है, जिस विचारधारा को समाज में स्थापित करने का काम कर रहा है, उसको जो है वो फूले अम्बेडकरी विचारधारा का नाम देता है। और तीसरा जो है मूल निवासी बहुजन पहचान, की जो हम लोगों को संगठित कर रहे हैं, तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है या जिस आइडेंटिटी पे ध्रुवीकरण कराया जाता है वो मूल निवासी बहुजन पहचान। और चौथा जो शब्द है लोकतांत्रिक प्रणाली, कि वाम से अपने जो है समाज में व्यक्तिवाद, सुप्रीमोवाद और परिवारवाद के स्थान पे लोकतांत्रिक प्रणाली को संविधानवाद को स्थापित किया है। और भी पिछले अधिवेशन से हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण की चर्चा किया है, क्योंकि इसके पहले जो निजीकरण पे चर्चा होती थी लेकिन राष्ट्रीयकरण की चर्चा नहीं होती थी। तो वाम से जो है ये राष्ट्रीयकरण की चर्चा जो है पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन से प्रारंभ किया है। तो कुल मिला के जो हमारा सब्जेक्ट है इन जो बिंदुओं के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने जो अभी हमसे पहले बोल चुके हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत किया है। तो थोड़ी सी बात मैं इसमें करूँगा जो है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है आधुनिक भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, जो मुझे लगता है राइटिंग एंड स्पीचेज का वॉल्यूम 3 इंग्लिश का खंड 3 है, तो हम लोगों को एक बार उसको भी पढ़ना चाहिए खंड 3 को। और उसमें फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म भी है और उसके बाद जो है क्रांति और प्रतिक्रांति, ये 2 किताबें उसमें एक रूप में आई हुई हैं। तो वहाँ उन्होंने ये बात कहा कि जो भारत का इतिहास है वो और कुछ नहीं है,
बल्कि भारत का इतिहास जो है क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। और जैसा कि ठीक डॉक्टर आर्या जी ने बताया है आप लोगों को कि क्रांति का मतलब है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना करना, और प्रतिक्रांति का मतलब है निगेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, यानी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को नकारना। तो आज 25 दिसंबर है और आज हम लोगों ने मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी आज मनाया है। तो हमने क्यों मनुस्मृति दहन दिवस मनाया? क्योंकि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का सिद्धांत है, इसमें मैं आप सब लोगों ने समता और स्वतंत्रता पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, मैं इसके बंधुत्व वाले पार्ट पे आता हूँ, ब्रदरहुड पे, कि क्या जो है ब्राह्मणवाद या मनुवाद के रहते क्या ब्रदरहुड विकसित हो सकती है? तो ऐसा है कि ब्रदरहुड नहीं विकसित हो सकती है। उसका कारण ये है कि आप कोई भी फिलॉसफी, कोई भी रिलीजन में जाइए, आप इस्लाम में जाइए, आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, आप बुद्धिज़्म में जाइए, आप जैनिज़्म में जाइए, आप सिखिज़्म में जाइए, किसी में भी जाइए, तो उनका मानना है कि एक परम सत्ता है और जो है सब लोग उसके औलाद हैं, सब उसकी संतान हैं। तो चूंकि परम पिता एक है और सब उसकी संतान हैं, तो सब आपस में क्या हैं? भाई हैं, सब आपस में ब्रदर हैं। क्योंकि सबके जो सोर्स है, सबका जो सोर्स है वो एक है, और वहाँ से ब्रदरहुड सारे धर्मों में डेवलप होती है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। इसीलिए आप देखे होंगे कि एक अरब कंट्री का मुसलमान और एक भारत के मुसलमान को अपना भाई मानता है, क्योंकि वो मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं और बाकी जो है अल्लाह की संतान है। तो यहाँ से जो है ब्रदरहुड डेवलप हो जाती है, और वहाँ से इक्वलिटी भी, जब ब्रदरहुड डेवलप होगी तो इक्वलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। लेकिन जैसा प्रोफेसर राउत सर ने बताया कि जो मनुस्मृति का सिद्धांत है, उसमें जो है ब्रदरहुड कभी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि सारे लोगों का सोर्स जो प्रोडक्शन का वो अलग अलग है। कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई हाथ से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है। तो यहाँ चूंकि उनका सोर्स ही अलग है प्रोडक्शन का, तो उसमें हमेशा जो ग्रेडेड जो इनइक्वलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। और चूंकि वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी बनी रहेगी, तो इसलिए जो है मनुस्मृति के सिद्धांत के रहते हुए ब्रदरहुड कभी डेवलप नहीं हो सकती जो है। और इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय या संविधानवाद में जिनका विश्वास है, उन सब लोगों को मनुस्मृति दहन दिवस मनाना चाहिए, और इसलिए बाम सेठ ने जो है ये दिवस मनाया है। जो वॉल्यूम 3 है उसमें ही बाबा साहब ने लिखा हुआ है, इट इज द गॉस्पेल ऑफ द सुपरमैन and it teaches that what is right for the superman is the only thing which is called morally right and morally good। मतलब क्या गलत है, क्या सही है? तो ये कह रहा है कि जो ब्राह्मणों के लिए सही है, सुपरमैन एक कैटेगरी बना कि ये सुपरमैन है, और जो सुपरमैन के लिए सही है वही जो है सही है, और जो सुपरमैन के लिए गलत है वो गलत है। ऐसा ही मनुस्मृति में लिखा हुआ है। द सेंटर ऑफ द आइडियल इज नाइदर इंडिविजुअल नॉर सोसाइटी, इट इज द क्लास ऑफ सुपरमैन कॉल्ड द ब्राह्मीन। Those who will bear the dominant and devastating fact in mind will understand the philosophy of Hinduism is not founded on individual justice or social utility. It holds that to be right and good, the act must serve the interest of this class
superman, namely the Brahmin. So बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो ये ब्राह्मण का जो सिद्धांत है, ब्राह्मणवाद का या मनुवाद का जो सिद्धांत है, जिसको हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका बेसिक ये है कि जो सुपरमैन, एक क्लास है सुपरमैन का, मतलब एक बाकी लोग ऑर्डिनरी मैन हैं और कुछ लोग जो है सुपरमैन है, तो उसमें जो सुपरमैन का इंटरेस्ट सर्व करता है वही सही है, और जो सुपरमैन का इंटरेस्ट सर्व नहीं करता है वो गलत है। तो इस तरह से जो है ये ब्रदरहुड जो है, जो ब्राह्मणवाद का सिद्धांत है या मनुवाद का सिद्धांत है, इसके रहते हुए ब्रदरहुड कभी डेवलप नहीं हो सकती। एक और मैं कोटेशन बाबा साहब का दूंगा कि इट इज योर क्लेम टू इक्वलिटी विच हर्ट्स देम, दे वांट टू मेंटेन द स्टेटस को, इफ यू कंटिन्यू टू एक्सेप्ट योर लोवली स्टेटस अनग्रुडिंगली, कंटिन्यू टू मेंटेन डर्टी, फिल्थी, बैकवर्ड, ignorant, poor and disunited, they will allow you to live in peace. The moment you start to raise your level, the conflict start. कि जब तक आप जो है असंगठित रहेंगे, जब तक आप पुअर रहेंगे, जब तक आप गरीब बने रहेंगे, जब तक आप अशिक्षित बने रहेंगे, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस क्षण जो है आप इक्वलिटी क्लेम करेंगे, जिस क्षण आप, तो वहाँ से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। तो भारत में हमारे सभी वक्ताओं ने ये बात कहा कि दो वर्ग है, दो विचारधाराएं हैं, और इन दो विचारधाराओं का क्रांति और प्रतिक्रांति हमेशा चलती रहती है। पहले बुद्ध काल में प्रथम सामाजिक क्रांति हुई, फिर द्वितीय जो सामाजिक क्रांति हमारे संतों गुरुओं, जिसमें कि संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, चोखा मेला इत्यादि जो संत हैं, इन्होंने दूसरी सामाजिक क्रांति चलाई। और तीसरी जो सामाजिक क्रांति आधुनिक काल में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चली, जिसको साहू जी महाराज ने टेकअप किया। साहू जी महाराज के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर ने टेकअप किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो जो मिशन रुक गया था, उस मिशन को 1978 में बाम से अपने टेकअप किया है। तो ये तीसरी जो सामाजिक क्रांति का आंदोलन है वो अभी वर्तमान में जारी है। और सामाजिक क्रांति का मतलब मैंने आपको बता दिया, हमारे वक्ताओं ने भी बता दिया कि सामाजिक क्रांति का मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना। और प्रतिक्रांति का मतलब, क्योंकि ये क्रांति और प्रतिक्रांति हमेशा जो है इस देश में चलती रहती है। आप जानते हैं 70 के दशक में राष्ट्रीयकरण लागू हुआ था। 70 के दशक में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने तमाम क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया था। और जब उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे राष्ट्रीयकरण का, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो प्राइवेट बैंक थे बहुत कम संख्या में थे, और भारत में बहुत कम शहरों में प्राइवेट बैंक उपस्थित थे। आम लोगों के पास बैंक खोल ही नहीं, खाता ही नहीं खुलता था आम लोगों का। केवल कुछ निजी घरानों के लोग खाता खोलते थे, और उनका जो पैसा है वो जो है केवल उद्योग घरानों के हित में काम आता था, और सोशल सेक्टर में या आम लोगों के रोजगार के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसलिए और दूसरी जो ड्रॉबैक थी कि बैंक जो आम लोगों से पैसा जमा कराता था, और वो पैसा जो है ले करके बैंक जो दिवालिया हो जाता था, और आम लोगों का पैसा जो है डूब जाता था, जैसे कि अभी सहारा वाला कर रहा है, जिसने कि आम लोगों का पैसा जमा करके वो पैसा हड़प लिया जो है। तो ये उस समय बहुत जोरों पे चल रहा था, और इसके कारण जो है उस समय की सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया, और उसका फायदा हुआ कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो जो बैंक जो है आम जनता तक पहुंचा, आम गांव-गांव में बैंक की शाखाएं खुली, और सब लोगों ने बैंक में अपने खाते खुलवाए, और बहुत ज़्यादा देश का विकास हुआ। लेकिन जो सरकार जो है, कहानी जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी एक बहुत विचित्र क्वालिटी है, वो है नरेटिव बिल्डिंग, यानी कि कहानी
झूठी कहानी बनाना, कहानी गढ़ना और कहानी को स्थापित कर देना जो है। अब उसमें जो एक होता बैंकों में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग लोन लेते हैं और लोन लेकर के फर्जी कंपनियों के नाम बनाते हैं और उन कंपनियों के नाम पे लोन लेते हैं और वो पैसा जो है डूब जाता है। जब वो पैसा डूब जाता है तो उस पैसे को सरकार जो है उनसे वसूल नहीं पाती है। अब जब सरकार उस पैसे को वसूल नहीं पाती है तो उसको वो जो है एनपीए डिक्लेयर कर देती कि ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है और ये करके उनका जो उद्योगपतियों का लोन जो है सेट राइट कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। उसको रिकॉर्ड मतलब बैंक के रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में कर दिया जाता है। तो जो बैंकों का एनपीए कौन बढ़ाया? कारपोरेट घरानों ने बढ़ाया जो है। और फिर सरकार उल्टा जो है बैंक मतलब जिन्होंने एनपीए बढ़ाया उन्हीं को सरकार फिर जो है बैंक वापस सौंपने के बारे में सोच रही है। तो ये जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसके बहुत ज़्यादा फायदे हुए, लेकिन ये कहानी जो नैरेटिव जो बिल्डिंग की बात है वो सुना करके जो है वो बता करके बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। इसी तरह से जो कोल सेक्टर था, कोयले की जो खदानें थी, उसमें पहले जो है प्राइवेट लोग खदानें चलाते थे जो है, और वो खदान चलाते थे तो मजदूर उसमें तमाम की संख्या में मर जाते थे। कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं उनका ध्यान रखा जाता था। और इसलिए उस समय की सरकार ने 70 के दशक में कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था जो है, और उसका फायदा हुआ कि तमाम कोयले की सरकारी कंपनियां बनी, तमाम लोगों को रोजगार मिला और मजदूरों की स्थिति जो है पहले से बेहतर हुई जो है। और जो ऑयल सेक्टर था, ऑयल सेक्टर पहले निजी क्षेत्रों में था, उसको जो है 70 के दशक में राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीयकरण भी क्रांति का एक हिस्सा था और वो प्रतिक्रांति हो रही है निजीकरण के माध्यम से कि एक बार फिर जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको सरकार फिर से जो एक बार निजीकरण कर रही, क्योंकि इसमें एक टॉपिक था ये छूट गया था तो मैं सोचा कि ये थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूँ। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया है कि मतलब कहानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो क्रांति और प्रतिक्रांति पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक से मैं आपको कोट करता हूँ कि मच ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नो हिस्ट्री एट ऑल, नॉट दैट एंशिएंट इंडिया हैज़ नो हिस्ट्री, it has plenty of it, but it has lost its character. It has been made mythology to amuse women and children. This seems to have been done deliberately by the Brahminical writer. Ancient Indian history must be exempted. Without its exemption, ancient India will go without history. So बाबा साहब कह रहे हैं कि जो जानबूझ करके ये माइथोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जैसे ढेर सारी बातें हमारे लोगों ने बताई है, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हिस्ट्री हमारे साथ खड़ी है क्योंकि ट्रुथ हमारे साथ खड़ा है और झूठ उनके साथ खड़ा। प्रतिक्रिया वाले क्या कर रहे हैं? झूठ की कहानी बना करके उसको स्थापित कर रहे हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, जोसेफ गोबेल, कि ये जो हिटलर का आदमी था, इसने कहा कि इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल कम टू बिलीव इट। कि अगर आप लगातार झूठ बोलते रहेंगे, झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, कितना भी बड़ा झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन लगातार बोलते रहेंगे, तो लोग जो उसको सच मान लेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग क्रिया करने वाले हैं और हमारा दुश्मन प्रक्रिया करने वाला है। हम क्रांति करने वाले हैं और वो प्रतिक्रांति करने वाला है। तो क्रांति करने वाला बुद्ध ने क्या कहा? सत्यमेव जयते, सत्य की अंत में विजय होगी। तो हमको सत्य बोलना है, हमको सही वाली कहानी सुनाना है। हमारा दुश्मन झूठी कहानी सुना करके, झूठी कहानी सुना करके अपना लगातार झूठी कहानी सुना करके अपना जो है प्रचार तंत्र के माध्यम से अपनी झूठी कहानी सुना करके
क्योंकि क्रांति और प्रतिक्रांति के बीच में जो संघर्ष है वो सच और झूठ के बीच में भी संघर्ष है। तो वो अपनी झूठी बात बता रहा है, तो आप लोग कम से कम अपनी सच वाली जो बात है वो समाज को बताइए, समाज का प्रबोधन करिए। वाम सेव के कार्यकर्ताओं की ये ड्यूटी है कि वो सच को स्थापित करें और झूठ का पर्दा फाश करें। जो है लोगों को बताइए कि ये कहानी गढ़ी जा रही है, ये कहानी झूठी है, ये हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है ढेर सारी बातों का, और झूठी झूठी कहानियां लिख करके उन कहानियों में ही इतिहास बना दिया जा रहा है, माइथोलॉजी में। तो ये हमको जो है वाम सेव के कार्यकर्ताओं को ये बात जो है स्थापित करना चाहिए। जो है जहाँ तक इंटेलेक्चुअल और लर्नेड की बात आई थी कि बुद्धिजीवी कौन है, हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत सा उदाहरण दिया है, लेकिन मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट करूंगा कि उन्होंने जो अछूत कौन और कैसे पुस्तक की प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट किया कि बुद्धिजीवी कौन है और लर्नेड कौन है, इंटेलेक्चुअल कौन है और लर्नेड कौन है। तो उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल वो है जो सत्य को सत्य कहने का साहस दिखाए, और लर्नेड वो है जिसको विषय का इतना ज्ञान है कि वो आम का इमली अगर सिद्ध कर दे तो सामने वाला मान ले कि इमली ही है, क्योंकि वो विषय का उसको इतना ज्ञान है। लेकिन बुद्धिजीवी वो है कि जो आम है तो आम बोलने का साहस दिखाए, भले ऐसा बोलने में उसका व्यक्तिगत नुकसान हो रहा हो। तो हमें जो है इंटेलेक्चुअल की तरह काम करना है और सत्य को सत्य की, नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ, कि सत्य को सत्य की तरह देखो और सत्य को सत्य की तरह जानो। तो इतना ही हमें काम करना है और उनके झूठ का पर्दाफाश करना है, और ये अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उसमें कामयाब होंगे। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो कहानीबाज है, और एक उदाहरण मैं दूंगा उसकी कहानी सुनाने का। मुस्लिम तुष्टीकरण, उसने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया कि कांग्रेस की सरकार जो थी 50 साल, उसने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम किया। इतना मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया। हमसे कोई बहस कर रहा था कि इतना कांग्रेस की सरकार तो भैया केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी। मैंने बोला कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाया? बोला नहीं, मुस्लिम को तो नहीं बनाया। किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। मुस्लिम को क्या दिया, क्या बनाया? कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री कौन? ब्राह्मण। मुख्यमंत्री कौन? ब्राह्मण। सारे वाइस चांसलर कौन? ब्राह्मण। राज्यपाल कौन? ब्राह्मण। कांग्रेस ने जो काम किया वो ब्राह्मण तुष्टीकरण का काम किया। लेकिन जो कांग्रेस के विरोधी संगठन के लोग हैं उन्होंने ये एजेंडा सेट कर दिया कि कांग्रेस ने 40 साल 50 साल मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया, और हमारे ढेर सारे, क्योंकि उनके पास प्रचार माध्यम है, और उस प्रचार माध्यम का प्रयोग करके उन्होंने झूठ को सच साबित कर दिया कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया, और हमारे लोगों ने मान लिया कि कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी, जो कि एकदम गलत था। तो हमें वाम सेव के कार्यकर्ताओं को पूरे डेटा के साथ अपना इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला बात करे तो उसको जो है आप काउंटर कर सके। जो है अब जो ये क्रांति प्रतिक्रांति है कि भारत का संविधान जो लागू हुआ भारत में, वो एक क्रांति थी। ये सबसे बड़ी क्रांति है। भारत का संविधान का लागू होना भारत में सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो भारत का संविधान का लागू होना एक क्रांति थी। मंडल कमीशन का लागू होना एक क्रांति थी। प्रोफेसर साहब रिपीट कर चुके हैं। राष्ट्रीयकरण का होना भी, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, या तमाम प्राइवेट सेक्टर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो राष्ट्रीयकरण होना भी एक जो है क्रांति थी। लेकिन प्रतिक्रांति जो बताया गया कि जब मंडल कमीशन जब 90 के दशक में वाम से बना और SC ST OBC का ध्रुवीकरण हो रहा था, और जब पार्लियामेंट में 90 के दशक में
हमारे सांसदों की संख्या बढ़ रही थी, तो प्रतिक्रांति जो हुई है 2 सेक्टर में बता दिया गया कि प्रतिक्रांति करने वाले 3 थे, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट। ये 3 संगठन थे, तीनों जगह एक ही लोग बैठे हुए हैं। तो एक ने एलपीजी की नीति लागू कर दी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी प्रतिक्रांति थी जो है। एक जो है धार्मिक क्षेत्र में ले गया, ओबीसी को का सबसे कमजोर नस क्या है कि वो धार्मिक है। तो उसने कहा कि आप अपने अधिकार के लिए बाद में सोचिएगा, पहले आपका धर्म खतरे में है, चलिए पहले अपना धर्म बचाइए। तो एक उसको जो है प्रतिक्रांति करके धर्म के क्षेत्र में ले गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दौरान 1993 में जो सेकेंड जजेस का केस हुआ, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसके पहले जो कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, उसके पहले सरकार जो है नियुक्ति करती थी, किसकी? न्यायाधीशों की। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 93 में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस का अपॉइंटमेंट अपने हाथ में लिया। ये भी एक प्रतिक्रांति थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सरकार में जो ये आ रहे थे, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की संख्या बढ़ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी संख्या बढ़ने वाली थी। उस बढ़ने वाली संख्या को रोक दिया गया और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एक कुछ खास वर्ग का, कुछ खास लोगों का, कुछ खास परिवारों का, लोग कहते हैं कि 300 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के सरकार के जो 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका और विधायिका तो कुछ हद तक डेमोक्रेटिक हो गई हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है वो आज भी सामंती कैरेक्टर की बनी हुई है। उसमें आज भी फ्यूडल सिस्टम है, आज भी उसमें परिवारवाद चल रहा है, आज भी उसमें जैसे सामंतवाद, सामंत के बेटे सामंत होते थे, वैसे ही जजेस के बेटे जजेस आज भी बन रहे हैं। और उसका कैरेक्टर लोकतांत्रिक बिल्कुल हो नहीं पाया है। और वाम सेव संगठन ने इसको बहुत बार चर्चा में इस विषय को लाया, और हमें बड़ी खुशी है कि जो वाम सेव बोल रहा था जो लाइन कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान का हिस्सा नहीं है, ये वाम सेव ने बहुत दिन से टॉपिक लगाया था। अब ढेर सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के दबाव बनाने से निश्चित रूप से कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, और जो है न्यायपालिका भी रिप्रेजेंटेटिव न्यायपालिका के रूप में बनेगी। तो ये भी जो है क्रांति की तरफ एक कदम होगा। अब जो बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है और प्रतिरोध है, ये जो आज का सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा देर बोल करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे वक्ताओं ने बता दिया कि बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि बुद्धिजीवियों को सत्य बोलना चाहिए, जो नो ट्रूथ हैज ए ट्रूथ, और सत्य को सत्य की तरह देखो और सत्य को सत्य की तरह बोलो। भले सत्य बोलने में तुम्हारी थोड़ी मुसीबत आती है जो है, लेकिन बुद्धिजीवी इसका पालन नहीं करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी सुविधा के अनुसार बोलते हैं कि जनता को क्या पसंद होगा, नेता को क्या पसंद होगा, या अन्य लोगों को क्या पसंद होगा, उसके हिसाब से और उसकी चाशनी में शब्दों को गढ़ करके बोल देते हैं, और वो सत्य से बिल्कुल दूर होता। नेता को तो पसंद आता, जनता को भी पसंद आता, हो सकता ताली भी बज जाती हो, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। माननीय कांशीराम ने वाम सेव के बारे में क्या कहा कि वाम सेव शुड फंक्शन एज ए ब्रेन ऑफ द सोसाइटी एंड इट शुड गाइड द सोसाइटी एंड नॉट टू बी गाइडेड बाय द सोसाइटी। कि वाम सेव के समाज के दिमाग का काम करना चाहिए और समाज को गाइड करना चाहिए, और समाज से गाइड नहीं होना चाहिए। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे बोल दिया कि समाज से गाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज से गाइड होने लगते हैं तो आप जो स्टेटस को की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप जो है सोशल चेंज,
सोशल रिवॉल्यूशन का आंदोलन नहीं चला पाएंगे। सोशल रिवॉल्यूशन का आंदोलन चलाना है तो आपको सत्य को सत्य की तरह देखो और सत्य को सत्य कहने का साहस दिखाओ, ये बोलना चाहिए। भले उस समय बोलने में आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, हो सकता है थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, लेकिन आगे चल करके आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी आप सत्य को असत्य की तरह बोल रहे हैं तो बाद में चल करके आपका मूल्यांकन होगा। बोला कि वो प्रोफेसर भी लगता है मतलब समाज को गुमराही कर रहा था, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जो मान्यवर कांसीराम ने बहुजन आंदोलन चलाया और मान्यवर कांसीराम के जो अनुयायी हैं वो दलित आंदोलन चलाने लग रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम जो है मान्यवर कांसीराम के अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने बैकवर्ड क्लास का आंदोलन चलाया। बाम साहब की जब से स्थापना हुई, ये हमारे मान्यवर कांसीराम, एसकाई डी के खापड़े जो भी महापुरुष हैं, उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? बैकवर्ड क्लास शब्द इस्तेमाल किया। क्योंकि खापड़े साहब एक बात कहते थे कि अगर आपको शासन करती जमात बनना है तो कम से कम शब्द तो ऐसे इस्तेमाल करो जिससे शब्दों में मेजॉरिटी हो। आप शब्द ही से चुनाव हार जाते हैं, शब्द से ही ध्रुवीकरण से ही हार जाते हैं। आप जो दलित का ध्रुवीकरण कर भी लोगे तो दलित कितना परसेंट है, उस पर आप जीत पाओगे क्या कभी? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको शासन करती जमात बनना है तो सैद्धांतिक मेजॉरिटी आपको प्रूव करनी होगी। आपको ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना होगा जो आपको सैद्धांतिक रूप से तो दुश्मन पे विजयी दिला दे। आप अगर शब्द ही ऐसा इस्तेमाल करते हो जो कि सैद्धांतिक रूप से दुश्मन पे आपको विजय नहीं दिलाता है तो आप तो लड़ाई पहले ही हार गए, आप कहाँ जीत पाएंगे। जो है शब्दों का खेल है। और इसलिए जो है बाम साहब की जब स्थापना हुई तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया और वो शब्द था बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि बैकवर्ड क्लास एक मेजॉरिटी है, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को कनेक्ट करता है। और बाद में बाम साहब ने जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, हमारे प्रोफेसर साहब लोगों ने बताया, वो है बहुजन। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये किसका शब्द था? ये तथागत गौतम बुद्ध का दिया शब्द था। शब्द में ही हमारा मनोबल बढ़ जाता था, शब्द के बल पे ही हम अपने दुश्मन पे भारी हो जाते थे, वो नीचे हमसे दब जाता था। और फिर बाम साहब ने एक तीसरा शब्द चुना, वो है मूल निवासी। मूल निवासी शब्द किसका है? वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का है। क्योंकि ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक में कहा कि शूद्र और अतिशूद्र वह इस देश के मूल निवासी हैं और सेठ जी और भट्ट जी विदेश से आए। हम, ये मेरा शब्द नहीं है, ये जो है फूले साहब का शब्द है। तो मूल निवासी बहुजन आंदोलन और बैकवर्ड क्लास, ये दो आइडेंटिटी लेकर के बाम से आगे बढ़ा। बैकवर्ड क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है। आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास डिफाइन है कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कौन है। और उसी तरह से बहुजन शब्द तथागत बुद्ध से लिया गया और मूल निवासी शब्द जो है फूले से लिया गया और इससे इन तीनों शब्दों से मिला मूल निवासी बहुजन आंदोलन, इन तीन शब्दों से। तो इन्हीं तीन शब्दों के इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहे। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज में डेमोक्रेसी नहीं है तो हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को विकसित किया, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। जब हमने देखा कि समाज में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, सुप्रीमोवाद बढ़ रहा है तो हमने संविधानवाद को अपनाया। तो बाम साहब इन चार शब्दों के इर्द गिर्द अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। अब जो इसमें हमारा जो रोड़ा है, जो अवरोध है, वो ये है कि हमारे लोग आज भी, खापड़े साहब जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो वो बनारस आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कास्ट आइडेंटिटी, जो कास्ट कंससनेस आ रही है हमारे समाज में वो ठीक है, लेकिन कास्ट कंससनेस को हमें क्लास कंससनेस में कन्वर्ट करना होगा। अगर कास्ट कंससनेस को हमने क्लास कंससनेस में कन्वर्ट नहीं किया तो ये हमारे अगेंस्ट में चली जाएगी जो है। और ठीक वही हुआ। आज हमारा अवरोध है कि लोग जाति, जो हमारे महापुरुषों ने कहा
कि जाति जो है समाप्त करना है, जाति को खत्म करना है, जात विहीन समाज की स्थापना करना है, तो हमारे लोग जाति को मजबूत करने में लगे हैं। कोई ग्रेट चमार बन रहा है, कोई ग्रेट धोबी बन रहा है, कोई ग्रेट पासी बन रहा है। अरे कास्ट सिस्टम में जो मैंने अभी बोला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया कि ब्राह्मणवाद के सिद्धांत के भीतर रहोगे तो सुपरमैन कोई और है, आप सुपरमैन नहीं बन सकते उसमें रहते हुए, चाहे कुछ भी कर लो, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें सुपरमैन कोई और रहेगा। आप तो नीचे वाले लोअर मैन हो सकते हो, सुपरमैन नहीं हो सकते हो। तो जात की पहचान को बढ़ावा देने वाले आज हमारे लिए एक रोड़ा है। हम जो है क्लास, क्योंकि जात के पहचान के बल पे हम जो है मेजॉरिटी नहीं फॉर्म करते हैं, तो अल्टीमेटली जात की पहचान वाले क्या करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि ढेर सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, तो कोई इस खेमे में और कोई उस खेमे में, किसी को एक मंत्री का पद मिला, किसी को एक विधायक का मिला, किसी के बेटे को मिला, किसी के बाप को मिला। इतने में ही छोटे में बाबा साहब ने क्या कहा था कि लक्ष्य जो है, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, एक बड़ा लक्ष्य रखो। तो एक बड़ा लक्ष्य रखो कि देश की शासक करती जमात बनना है, तो वो बड़ा लक्ष्य हमको रखना है। और इसमें जो है हमारे कुछ लोग रोड़ा बन रहे हैं, तो उसको हमें दूर करना है। एक और गलतफहमी, मेरा एक दोस्त है वो भी ये कहता है कि जो तुम लोग मूल निवासी बहुजन कंसेप्ट लाते हो, ये जातिवाद फैला रहा है। हमारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। मैंने कहा जातिवाद नहीं फैला रहा है, मूल निवासी बहुजन कंसेप्ट जो है जातिवाद को खत्म कर रहा है। ये 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को एक शब्द में जोड़ रहा है, ये भावनात्मक रूप से अटैच कर रहा है, ये जातिवाद नहीं फैला रहा है। क्योंकि जातिवाद जो है उसके दो वर्ग हैं, एक उसका लाभार्थी है और एक उससे जो है, हाँ, एक लाभार्थी है और एक प्रताड़ित है। तो जो प्रताड़ित है, जो लाभार्थी है, वो तो जात कास्ट सिस्टम को कभी नहीं खत्म करेगा, लेकिन जो प्रताड़ित है उसकी ड्यूटी है कि कास्ट सिस्टम को खत्म करे। तो वो खत्म करने के लिए हम मूल निवासी पहचान, क्योंकि फूले साहब ने कहा कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं, तो एक भावनात्मक रूप से ये 6743 जातियों को जोड़ता है और उनको एक भाव में संगठित करता है। तो मूल निवासी जो शब्द है वो जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि जातिवाद को खत्म कर रहा है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था, मुझे लगता मोटा मोटा मैंने अपनी बातें कर दी है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो साथियों, आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना और सब लोगों को एक बार पुनः कि आप लोग सब लोग जो ये 5 शब्द हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। फूले अम्बेडकरी हमारी विचारधारा है, मूल निवासी बहुजन पहचान और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हम काम कर रहे हैं और संविधानवाद के लिए हम लोग समर्पित हैं। और राष्ट्रीयकरण की जो बात है, क्योंकि सारे लोग निजीकरण की बात कर रहे हैं, तो वाम से अपने राष्ट्रीयकरण की बात को आगे बढ़ाई है। तो इन सब बातों को आप स्थापित करेंगे समाज में, जिससे कि हम जो व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।